अवतार की दुनिया में एक बार फिर वापस जाने की तैयारी हो रही है। हाँ बिल्कुल। पहली दो फिल्मों ने हमें पेंडोरा के हरे भरे जंगल दिखाए और फिर उसके गहरे नीले महासागर भी। लेकिन अब लग रहा है कि कहानी एक नया और शायद कहीं ज्यादा गर्म मोड़ लेने वाली है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। जी। हमारे पास आने वाली तीसरी अवतार फिल्म के बारे में कुछ शुरुआती जानकारी आई है और आज हम इसी के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी कहाँ जा रही है, कौन से नए चेहरे हमें देखने को मिलेंगे और पेंडोरा का भविष्य असल में कैसा दिख रहा है। हाँ, और आज का मकसद सिर्फ खबरें पढ़ना नहीं है, बल्कि इन जानकारियों के टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नई ऐश पीपल जनजाति कौन है और उनकी मौजूदगी जैक सुली और नेतिरी की कहानी को और शायद हमारे पेंडोरा के नजरिए को कैसे हमेशा के लिए बदल सकती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हमें पता है कि कहानी अवतार द वे ऑफ वाटर के ठीक बाद शुरू होती है। हाँ। जेक सुली और नेयातिरी का परिवार मिटकाइना क्लैन मतलब पानी के लोगों के साथ रह रहा है। उन्होंने वहाँ एक तरह से शरण ली हुई है, पर ऐसा लग रहा है कि ये शांति अब खत्म होने वाली है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और मैं कहूँगा चौंकाने वाला मोड़ आता है। वो क्या है? एक नई नावी जनजाति का आगमन होता है जिनका नाम है मंकवन, लेकिन उन्हें ऐश पीपल के नाम से जाना जा रहा है। ऐश पीपल? हाँ, और दिलचस्प बात सिर्फ एक नई जनजाति का होना नहीं है, बल्कि उनका किरदार है। वो कहानी के विलेन हैं। एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि इस बार खतरा वो इंसानों से नहीं बल्कि खुद नावी के एक हिस्से से है? बिल्कुल। ये तो पूरी बाजी ही पलट देता है। हाँ, अब तक तो हमने यही देखा था कि बाहरी खतरे के सामने सारे नावी कबीले एक हो जाते हैं। ये तो ऐसा है जैसे हम ये मानकर चल रहे थे कि पेंडोरा पर सब एक हैं। सही बात है, और ये जानकारी उस पूरी धारणा को चुनौती देती है। ये फ्रेंचाइजी के नैतिक आधार को ही बदल देता है। कैसे? देखिए, अब ये अच्छे मूल निवासी बनाम बुरे इंसानी उपनिवेशवादी की सीधी सादी कहानी नहीं रही। एक विरोधी नावी गुट को सामने लाकर कहानी हमें इस विचार से सामना करने पर मजबूर करती है कि संघर्ष और आक्रामकता अंदर से भी पैदा हो सकती है। ये पेंडोरा की दुनिया को कहीं ज्यादा जटिल और दुखद रूप से यथार्थवादी बनाता है। और ये ऐश पीपल, ये कोई आम जनजाति नहीं है जैसा नाम से लग रहा है। आग और राख से जुड़ी एक उग्र दुनिया के लोग हैं। हाँ। सोचिए जरा, अब तक हमने पेंडोरा को जीवन से भरपूर हरे भरे या नीले रंगों में देखा है, लेकिन अब हमें उसका एक जला हुआ ज्वालामुखी जैसा रूप देखने को मिलेगा। मेरे लिए तो पेंडोरा की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। और ये सिर्फ एक नई लोकेशन से कहीं ज्यादा है। ये पेंडोरा की दुनिया में एक पूरी नई सामाजिक और राजनीतिक परत जोड़ता है। अच्छा। अब तक हमने दो संस्कृतियां देखी थी, ओमाटिया जो जंगल में रहती है और मेटकाइना जो पानी से जुड़ी है। हाँ, और दोनों का एवा से एक अलग तरह का जुड़ाव था। बिल्कुल। अब ये तीसरी अग्नि आधारित संस्कृति सामने आ रही है। इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, पेंडोरा के अलग अलग कबीलों के बीच रिश्ते असल में कैसे हैं? क्या उनमें हमेशा से एकता रही है या फिर पुराने मतभेद भी हैं जो अब सतह पर आ रहे हैं? और इस ज्वालामुखी वाली दुनिया ने उनकी संस्कृति को कैसा बनाया होगा? मतलब क्या वो ज्यादा कठोर, ज्यादा व्यवहारिक होंगे? यही तो सबसे आकर्षक सवाल है। शायद वो एवा को उस तरह नहीं देखते होंगे जैसे जंगल के नावी देखते हैं। हो सकता है कि उनका जीवन इतना कठिन हो, जहाँ हर दिन जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता हो, कि उनकी विचारधारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बन गई हो। वो शायद जेक सुली की शांति और एकता की बातों को एक तरह की कमजोरी की निशानी मानते हो। और इस नई विचारधारा और ताकत का एक चेहरा भी है। हाँ। इस जनजाति की लीडर का नाम है वरांग और कहा जा रहा है कि वो एक शक्तिशाली और भावुक खलनायक है। तो मतलब अब जेक और नेतिरी को एक ऐसी दुश्मन का सामना करना पड़ेगा जो उन्हीं की तरह एक नावी है। वो उनकी तरीके जानती होगी, उनकी ताकत और कमजोरियों को समझती होगी। ये लड़ाई इंसानों से लड़ने जैसी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ज्यादा व्यक्तिगत और मुश्किल होने वाली है। हाँ। क्वारिज जैसे दुश्मन का मकसद साफ था, बदला लेना और इंसानी हितों की रक्षा करना। लेकिन वरांग का मकसद क्या होगा? शायद वो मानती हो कि वो जो कर रही है वही पेंडोरा के लिए सही है। बिल्कुल, और लड़ाइयां अब सिर्फ इंसानों के खिलाफ नहीं, बल्कि पेंडोरा की जमीन पर, जंगली इलाकों में और इन नए अग्निगहन हिस्सों में भी होंगी। मतलब ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं होगी, बल्कि किरदारों के आपसी रिश्तों और विचारधाराओं का टकराव भी दिखाएगी। हाँ, और इस टकराव को पर्दे पर उतारने के लिए किरदारों की जरूरत होगी। और जब हम किरदारों की बात करते हैं तो जो कास्टिंग लिस्ट है वो हमें कुछ बहुत दिलचस्प संकेत देती है। अच्छा, तो कौन कौन वापस आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो सुली परिवार का केंद्र जाहिर है, सैम वर्थिंगटन जेक सुली के किरदार में और जोई सल्दाना नेतिरी के रूप में वापस आ रही हैं। और उनके बच्चे भी।
हाँ, उनके साथ उनके बच्चे भी हैं, जिसमें सिगोनी वीवर कीरी के रहस्यमयी किरदार में और बाकी युवा कलाकार भी शामिल हैं। ये हमें बताता है कि परिवार की थीम अब भी कहानी के दिल में है मतलब जेक अब सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वो एक पिता भी है। और उसके फैसलों का असर उसके पूरे परिवार पर पड़ेगा। लेकिन एक परिवार तब तक ही सुरक्षित है जब तक खतरा बाहर हो। सही बात है। अब तो खतरा घर के अंदर भी है। और अगर हम बाहरी खतरे की बात करें तो इंसानी विलन्स की पूरी टीम वापस आ रही है। स्टीवन लैंग कर्नल माइल्स क्वारिज के अवतार रूप में। मतलब कॉरेज को हराना लगभग नामुमकिन है, हाँ, चाहे वो इंसान के रूप में हो या अवतार के। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, सिर्फ मिलिट्री लीडर मतलब एडी फैल्को के जनरल आर्डमोर ही वापस नहीं आ रही हैं। नहीं, बल्कि जवानी रिबेसी भी लालची कॉर्पोरेट मैनेजर पार्कर सेल्फ्रिज के रूप में वापसी कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा संकेत है। मुझे याद है पहली फिल्म के बाद कई लोगों ने सोचा था कि उनका किरदार तो खत्म हो गया। बिल्कुल, उनका वापस आना दिखाता है कि आरडीए का मकसद सिर्फ सैन्य विजय नहीं है। वो कॉर्पोरेट लालच जो इस सारी लड़ाई की जड़ था, वो अब भी कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। हाँ, तो अब पेंडोरा पर दो तरफा हमला हो रहा है, सेना का और कॉर्पोरेशन का। और शायद यही वजह है कि नावी कबीलों में फूट पड़ रही है। हो सकता है कि ऐश पीपल का मानना हो कि जेक सुली की नीतियां इंसानों को रोकने में नाकाम रही हैं और अब उन्हें हालात अपने हाथ में लेने होंगे। तो ये एक 3 तरफा संघर्ष बन सकता है। हाँ, जेक का गुट, वरैंग का गुट और इंसान। इन सब पुराने चेहरों के बीच सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण एंट्री है नए चेहरे की, ऊना चैपलिन। हाँ, वरैंग यानी ऐश पीपल की लीडर का किरदार ऊना चैपलिन निभा रही हैं। तो मतलब वो इस फिल्म की मुख्य खलनायिका होंगी। और ये एक बहुत ही अहम फैसला है। एक मजबूत नई खलनायिका का होना कहानी को एक नई ऊर्जा देगा। एक महिला नावी को मुख्य विलेन के तौर पर देखना ये काफी ताजा लगेगा। बिल्कुल, कुवारिज का खतरा तो है ही, लेकिन वरैंग के रूप में एक ऐसा दुश्मन होगा जिसकी अपनी विचारधारा, अपनी संस्कृति और अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी होगी। मतलब उसकी प्रेरणा सिर्फ लालच या बदला नहीं होगी। हाँ, जो कहानी को और ज्यादा जटिल बनाती हैं। इसके अलावा डेविड थ्यूलिस भी पेलाक नाम के एक नए नावी पात्र के रूप में जुड़ रहे हैं। तो साफ है कि जहां पुरानी कहानियां आगे बढ़ेंगी, वहीं पूरे तरह से एक नया संघर्ष भी शुरू होगा। का मध्य भाग है। अच्छा, यह अवतार फ्रेंचाइजी का तीसरा भाग है और इसके बाद अवतार 4 और अवतार 5 बनाने की भी योजना है। तो जेम्स कैमरन का इरादा इस दुनिया को और भी ज्यादा विस्तार देने का है। हाँ, ये कहानी का एक अहम पड़ाव है, लेकिन आखिरी मंजिल नहीं। लेकिन यहाँ एक शर्त भी है ना? ये कोई पक्का वादा तो नहीं है। बिल्कुल, और ये इस फिल्म पर बहुत बड़ा दबाव डालता है। जानकारी के अनुसार अगली फिल्म में तभी बनेंगी अगर ये तीसरा भाग बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रहता है। द वे ऑफ वाटर की विशाल सफलता के बाद उम्मीदें तो आसमान छू रही होंगी। हाँ, इस फिल्म को सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि असाधारण प्रदर्शन करना होगा ताकि आगे की कहानियों का रास्ता खुल सके। ये जेम्स कैमरन का अपने ऊपर एक और बड़ा दांव है। और शायद इसीलिए कहानी में इतने बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक और जंगल बचाओ या सागर बचाओ की कहानी नहीं है। नहीं। ट्रेलर की जो जानकारी है उसमें पैंडोरा की आग भरी दुनिया और नए खलनायक के साथ संघर्ष को दिखाया गया है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि फिल्म का मिजाज और माहौल पहले की फिल्मों से काफी अलग होने वाला है। ये पैंडोरा की आत्मा के लिए एक लड़ाई है और वो भी उसके अपने ही लोगों के बीच। ये एक बहुत साहसिक कदम है। ये फ्रेंचाइजी के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह है। क्या अब दर्शक नावी बनाम नावी संघर्ष को उसी तरह अपनाएंगे जैसे उन्होंने नावी बनाम इंसान के संघर्ष को अपनाया था? क्या वो एक ऐसे नावी किरदार से नफरत कर पाएंगे जिसे शायद खुद पर यकीन है कि वो सही है? बिल्कुल, अगर जवाब हाँ है तो ये आगे की फिल्मों के लिए अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोल देगा। हम पैंडोरा के और भी कबीलों, उनकी संस्कृतियों और उनके आपसी मतभेदों को देख सकते हैं। तब पैंडोरा सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया बन जाएगा जिसके अपनी राजनीति और इतिहास है। सही कहा। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? अब तक दर्शक नावी को एक हीरो की तरह देखते आए हैं। क्या उन्हें एक बुरे नावी कबीले से जुड़ने में मुश्किल नहीं होगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दर्शक कहानी के नैतिक केंद्र को लेकर भ्रमित हो जाएं? और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर है। अच्छी कहानियां हमें आरामदेह महसूस नहीं कराती, वो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। अगर फिल्म वरांग और ऐश पीपल को सिर्फ बुरा दिखाने की बजाय उनकी प्रेरणाओं को ठीक से समझा पाती है कि वो ऐसे क्यों बने, उनका दर्द क्या है, उनका डर क्या है, तो दर्शक शायद उनसे जुड़ पाएं, भले ही वो उनके कामों से सहमत ना हो। यही एक अच्छे विलेन की निशानी होती है। बिल्कुल, वे अपनी कहानी के हीरो होते हैं। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमारे पास है वो एक बहुत ही रोमांचक और जटिल तस्वीर पेश करती है। हाँ, एक नई आग उगलने वाली नावी जनजाति, एक ताकतवर नई दुश्मन और एक ऐसा संघर्ष जो पूरे पेंडोरा के भविष्य को दांव पर लगा देगा। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। वो क्या है? देखिए,
स्रोत बताते हैं कि ऐश पीपल एक उग्र और खतरनाक जनजाति है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। हाँ, ये तो है। हम ये कहानी जेक सुली के नजरिए से देख रहे हैं। क्या हो अगर ऐश पीपल खुद को खलनायक नहीं बल्कि पेंडोरा का सच्चा रक्षक मानते हो? अच्छा। क्या हो अगर वो मानते हो कि जंगल और पानी के नावी आइवा के साथ अपने शांतिपूर्ण रिश्ते में इतने डूब गए हैं कि वो असल खतरे का सामना करने की क्रूर सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे? और ये कि सिर्फ उनकी आग ही पेंडोरा को बचा सकती है। हाँ, ये सवाल इस कहानी को सिर्फ एक एक्शन फिल्म से उठाकर एक ट्रेजेडी बना देता है।